student. Today I am going to discuss part 1 of structural organization in animals. In this part we will discuss about the epithelial tissues. Next is the compound epithelium. Compound epithelium means there are two things, that there are different types of cells are present and there are different layers of cells are present. That it consists of several layers of cells and डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो, जैसे हम सिंपल या कंपाउंड टिश्यूज़ प्लांट्स में पढ़ते हैं कि जो कॉलेनकाइमा है वो एक सिंपल टिश्यूज़ है, पैरेन्काइमा है वो एक सिंपल टिश्यूज़ है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ए सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स. But xylem and phloems are compound tissues because they are made up of 4 different types of tissues. Xylem में there are 4 different types of cells are there. इसी तरह से फ्लोएम में भी 4 अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो जाइलम और फ्लोएम को हम कंपाउंड टिश्यूज़ कहते हैं. यहाँ पर भी कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब यही है कि दीज एपिथेलियल टिश्यूज़ दोनों चीज़ें हैं कि दे आर मल्टी लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड एंड दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. दे हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन अंडर द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सेल्स ओनली. तो सबसे नीचे वाली लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके नीचे पाई जाएगी. यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सपोज दिस लेयर इज़ द डीपेस्ट वन. बहुत सारे लेयर्स हैं, ये 3 लेयर्स हैं, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? इट इज़ अंडर द डीपेस्ट लेयर. सो डीपेस्ट लेयर इज़ द दिस वन. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट हियर. हर लेयर के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती है. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ ओनली प्रेजेंट under the deepest layer. The cells divide by mitosis and provide cells to the other layers. नीचे के जो सेल्स हैं, ये नीचे वाले सेल्स, ये माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स वियरिंग टीयरिंग यहाँ पर होती रहती है और जो डैमेज सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं. तो सबसे पहले जो सेल्स डैमेज होंगे वो, so these cells divide by mitosis and provide cells to the other layers. Hence they are known as germinative layer. Compound epithelia cover the surface where the constant replacement of cells are needed to rapid wear and tear by friction. तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कि जो सबसे लोअर मोस्ट लेयर है कंपाउंड एपिथेलियम की, यहाँ डिफरेंट शेप के सेल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं. तो सबसे नीचे वाली लेयर है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है, इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर के पास आते हैं. ये लेयर डिवाइड होती है और जो डैमेज सेल्स हैं उसको रिप्लेस करती है. तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है इसको जर्मिनेटिव लेयर कहेंगे. कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है? इट कवर द सर्फेसेस वेयर द कांस्टेंट रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स आर नीडेड ड्यू टू रैपिड वियर एंड टीयर बाय फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ सेल्स हैं ये रिमूव हो जाती हैं एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस जर्मिनेटिव लेयर. Compound epithelia are of 2 types, the stratified epithelial and transitional epithelial. Next is the stratified epithelia. These epithelia consist of many layers of cell. The cells of the deepest layer are the columnar or cuboidal type, but those of the outer surface layer vary in nature. ये अलग अलग तरह के हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि these cells are the cuboidal और जो सरफेस पे हैं they can be of different shapes. नीचे वाले जो लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, ये या तो कॉलमनर सेल्स होंगे या क्यूबाइडल सेल्स होंगे. यहाँ इस फिगर में ये क्यूबाइडल दिख रहे हैं, नीचे वाली फिगर में आप देखेंगे तो ये कॉलमनर दिख रहे हैं. सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेटिफाइड क्या होता है. स्ट्रेटिफाइड का मतलब है कि एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स.
यहाँ पे आप देख सकते हैं दे आर मैनी लेयर्स ऑफ सेल. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. दे आर 6 लेयर्स ऑफ सेल. तो अगर किसी भी एपिथेलियल टिश्यूज में बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो उसको स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं. अभी लास्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया कि दिस लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the basement membrane. This gray color structure is the basement membrane and below this there is connective tissues are present. और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज में कोई भी ब्लड वेसल्स या नर्व्स नहीं होती हैं. जो भी ब्लड वेसल्स या नर्व्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज में होती हैं एंड दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वॉट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज they are provided by the blood vessels present in the connective tissue. They are connective tissues. So there is a continuous wearing and tearing takes place because of friction. So upper layer they are continuously removed from the different body parts and they are replaced by the new cells produced by this lowermost layer which is in contact with the basement membrane. तो सबसे नीचे वाली लेयर को हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. तो जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं. ये सेल्स बार बार डिवाइड होती है और नए सेल्स को ऊपर की तरफ ऐड करती जाती है और सबसे सरफेस पे जो सेल्स होते हैं ये फ्रिक्शन की वजह से बार बार वियरिंग एंड टियरिंग होती है और ये बॉडी से रिमूव होते रहते हैं. नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम. इट इज मच थिनर बट स्ट्रेचेबल. की जो प्रॉपर्टी होती है इट कैन बी स्ट्रेच्ड. द बेसल सेल्स आर कॉलमनर टाइप. द सरफेस आर ग्लोबुलर एंड इंटरवेनिंग सेल्स आर पॉलीगोनल. यहाँ पर जो सबसे नीचे वाले सेल्स हैं आप देख सकते हैं कि दे आर ऑफ कॉलमनर टाइप. ये कॉलम शेप्ड सेल्स हैं और ऊपर के जो सेल्स हैं दे आर ग्लोबुलर. Globular means they are somewhat spherical. ट्रांजिशनल का मतलब क्या होता है कि they can be stretched. ये खींच सकते हैं और यहाँ पर इस तरह के टाइप के सेल्स का प्रेजेंट होने से फ़ायदा क्या है आप इस पॉइंट में देख सकते हैं. When these organs expand, जब ये ऑर्गेन एक्सपेंड होते हैं तो क्या होता है the cells of the surface and the middle layers are not pulled apart from one another but become broader and thinner. On the contraction of these organs, the transitional epithelium regains the original condition. तो होता क्या है देखिए, अगर एक सेल है जो इस तरह का सेल है, फ्लैट सेल है, अगर इसको हम खींचें, इसका साइज अगर यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम खींचें तो ये थोड़ा सा हो सकता है ये और खींच जाए, ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा. लेकिन अगर कोई गोल सेल है तो इसको हम खींचते हैं तो इसकी लंबाई ज़्यादा, ये फ्लैट हो जाएगा और ये ज़्यादा खींच जाएगा, ये ज़्यादा खींच सकता है. तो ये ट्रांजिशनल एपिथेलिया उन जगहों पर पाई जाती है जहाँ पर ऑर्गेन को बार बार स्ट्रेच होना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है. जब स्ट्रेच होते हैं तो ये जो ग्लोबुलर सेल्स हैं ये इस तरह से फ्लैट हो जाते हैं और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं मसल्स जब दोबारा से तो ये वापस से ग्लोबुलर हो जाते हैं. यानी कॉन्ट्रैक्ट होने पर, स्ट्रेच होने पर ये ग्लोबुलर सेल इस तरह से लंबे हो जाते हैं और अगर वापस से ये रिलैक्स होंगी मसल्स तो ये अपने ओरिजिनल स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे. तो ये पाए कहाँ जाते हैं कि दे आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर्स एंड पेल्विस. यूरिनरी ब्लैडर में आपने देखा होगा यूरिन स्टोर होता है और जैसे जैसे यूरिन स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर का साइज इंक्रीज होता जाता है. इसके अलावा यूरेटर के अंदर भी ये पाया जाता है या यूट्रस के अंदर भी ये पाया जाता है, क्योंकि ये सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो स्ट्रेच होते हैं और फिर अपने ओरिजिनल शेप में कुछ टाइम के बाद आ जाते हैं. तो यहाँ पर एक बार फिर बता दें, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब ये है कि ये इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं जो स्ट्रेचेबल होते हैं. अब स्ट्रेचेबल के लिए यह हमने अभी डिस्कस किया कि अगर फ्लैट सेल्स होंगे
ये ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर स्फेरिकल शेप है तो इसको हम खींचेंगे तो ये फ्लैट हो जाएंगे और इनकी लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। यानी इसको अगर आप ऊपर से दबाएं और नीचे से दबाएं तो ये कैसा हो जाएगा, लंबा और चपटा हो जाएगा। लेकिन ऑलरेडी एक फ्लैट सेल है, अगर आप इसको खींचेंगे तो ज़्यादा खींचने पे ये टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेचेबल एपिथेलियम होते हैं एंड दे आर फाउंड इन दोज ऑर्गन वेयर considerable expansion takes place, for example urinary bladder, ureter, renal pelvis, uterus, etc. Next is the glandular epithelium. There are some epithelial tissues that they are modified to form the glands, and these glands are specialized for secretion of useful material, and these structures are known as glands. These cells are normally either cuboidal or columnar. तो कुछ एपिथेलियल टिश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन पाया जाता है और वो ग्लैंड्स बनाते हैं। ग्लैंड्स बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनका जो टाइप है या तो क्यूबाइडल एपिथेलियम होंगे या कॉलमनर एपिथेलियम होंगे। यूनिसेलर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइसोलेटेड सेल। अगर ये यूनिसेलर ग्लैंड है तो ये सिंगल सेल से बना हुआ होगा। They are found in mucosa of intestine and goblet cells. You can see that this goblet cell, they are made up of a single cell. इसलिए यूनिसेलर ग्लैंड है और ये सिंगल सेल से बना होता है और इनका काम जो है दे सीक्रेट म्यूकस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल, मेनली इन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं और गॉबलेट सेल का काम है म्यूकस सीक्रेट करना। मल्टीसेलर ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, फॉर एग्जांपल इन सलाइवरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स on the basis of site of secretion. There are of three types: exocrine glands, endocrine glands, and heterocrine glands. These glands have their own duct. की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि इनके पास अपनी डक्ट्स होती हैं and send their secretion by way of ducts to the site of action. So exocrine glands are those glands which have their own duct. They are the duct gland. They include salivary gland, gastric gland, intestinal gland, tear gland, sweat gland, oil gland, mammary gland, etc. So exocrine glands, simply we can say that they have their own duct and they release their secretion directly into the ducts. Next is the endocrine gland. They are also known as ductless gland. They lack duct and they discharge their secretion. They discharge their secretion of hormones into the blood that carries them to the target organ. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास अपनी डक्ट्स नहीं होती। अब अगर इनके पास अपनी डक्ट्स नहीं है तो ये अपने हार्मोन्स को कहाँ रिलीज करेंगे, कैसे ये अपने हार्मोन्स को टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचाएंगे? तो दे सीक्रेट देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड। कि ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ये इस हार्मोन को उसके टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँचा देता है। नेक्स्ट इज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. These glands have exocrine part as well as endocrine part. The best example is the pancreas and gonads. They are the heterocrine glands. If we see that pancreas secreted both things. Pancreas secrete pancreatic juice and pancreas also secrete insulin and glucagon. तो इंसुलिन और ग्लूकागन क्या है? ये हार्मोन्स हैं. These are hormones
एंड पैंक्रियाटिक जूस क्या है? इस ए ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ये एंजाइम का ग्रुप है। तो पैंक्रियाज दोनों तरह से काम करता है। इट फंक्शंस एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर ये एंजाइम सीक्रेट कर रहा है तो इसका मतलब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। अगर ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है तो इसका मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे जितने भी ग्लैंड हैं, चाहे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है, ये सारे ग्लैंड एंजाइम सीक्रेट करते हैं और ये अपने सीक्रेशन को अपनी डक्ट के जरिए टारगेट ऑर्गन तक भेजते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास अपनी डक्ट्स नहीं होती हैं। ये अपने सीक्रेशन को ब्लड में सीक्रेट करते हैं। ब्लड उस हार्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में एक चीज़ यह है कि दे सीक्रेट एंजाइम, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे सीक्रेट हार्मोन्स। लेकिन कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो दोनों तरह से काम करते हैं, एक्सोक्राइन की तरह से भी और एंडोक्राइन की तरह से भी। ऐसे ग्लैंड को हम हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो पैंक्रियास का हमने एग्जाम्पल लिया, दे आर फंक्शनिंग एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं तो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं। जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं तो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सीक्रेशन। There are three types: merocrine glands, apocrine glands, and holocrine glands. Now we will see what is the difference between these three. Here the secretion leave the cells through the cell membrane. An important point is the cell content remains intact. सेल में कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होती है, पूरा सेल इंटैक्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the hormones they are produced here, the secretion they are accumulate in the inside the cell. यहाँ पर ये बहुत सारे हार्मोन्स या एंजाइम यहाँ जमा हो जाता है। इसके बाद ये हार्मोन या एंजाइम इस मेम्ब्रेन के अंदर होल करता है, ये जो सीक्रेशन है ये बाहर आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल इज इंटैक्ट। यहाँ जो एक टर्म दिया है कि सीक्रेशन लीव द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल कंटेंट रिमेन इंटैक्ट। सेल जो है डैमेज नहीं हो रहा है, बस सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन में एक होल होता है, एक पोर क्रिएट होता है। इस होल से जो उसका सीक्रेशन है वो सेल से बाहर आ जाता है। सेल रिमेन्स इंटैक्ट। Next one is the apocrine. The secretion accumulate as secretory granules in the distal part of the cell. This part later breaks down and leaves as a secretion. यहाँ पर क्या है कि जो हार्मोन इस पार्ट में, ये एपोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ जो सीक्रेशन है वो प्रोड्यूस होता है। Then this secretion accumulate in the upper part. आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन भी डेवलप हो जाता है। ये इस सेल के अपर पार्ट में इकट्ठा होता है, धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता जाता है। And then the tip of the cell, here you can see the tip of the cell is removed with the secretion. secretion के साथ इसकी टिप टूटकर निकल जाती है। तो इस तरह के ग्लैंड्स को एपोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। थर्ड इज द होल सेल। द होल सेल फिल्स विद द सीक्रेशन एंड लेटर ब्रेक्स डाउन एंड इज शेड एज ए सीक्रेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ जो सीक्रेशन है वो बनना शुरू होता है, फिर ये पूरे सेल्स में ये सीक्रेशन जमा हो जाता है सेकेंड केस में। फिर पूरा का पूरा सेल सीक्रेशन के साथ they are released or secreted from the epithelial tissues। तो ये पूरा सेल है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और सेल के ब्रेक होने से जो उसके अंदर जो सीक्रेशन है वो बाहर निकल आता है। एक बार हम और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जो मीरोक्राइन ग्लैंड है,
मीरोक्राइन ग्लैंड में जो सीक्रीशन है वो सेल के अंदर जमा होता है, लेकिन सेल डैमेज नहीं होता है, सेल इंटैक्ट रहता है, सिर्फ सेल के अंदर एक छोटा सा होल क्रिएट होता है और जो सीक्रीशन है वो उस होल से बाहर निकल आता है। दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड है। एपोक्राइन ग्लैंड में जो भी सीक्रीशन है इट डिपॉजिटेड इन द डिस्टल एंड ऑफ द सेल, ये एंड में डिपॉजिट हो जाता है और इसका जो डिस्टल एंड है, जो टिप है, ये आप देखेंगे यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो रहा है और बाद में ये यहाँ से टूटकर निकल जाता है। तो सेकेंड एपोक्राइन ग्लैंड में सेल का एटलीस्ट जो टिप है वो सीक्रीशन के साथ रिमूव हो रहा है। थर्ड केस में जिसको हम होलोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, होलोक्राइन ग्लैंड में द होल सेल्स गेट डैमेज एट द टाइम ऑफ सीक्रीशन। जब सीक्रीशन होता है तो पूरा का पूरा सेल बर्स्ट हो जाता है और उसमें से सीक्रीशन बाहर आ जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स विच आर according to the mode of secretion.